हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2। सेक्शन 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जुडिशियल एग्ज़ाम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में सेक्शन 2 के क्लॉज A, B, C, D के बारे में पूछा जाता है। साथ ही मेंस में इसकी परिभाषा पर 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और LLB में जो भी प्रश्न बनता है उसमें इन शब्दों की परिभाषा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें उसका अच्छे से अध्ययन करना है। सबसे पहले आप एक वाइट पेपर लीजिए, उस पर एक डायग्राम बनाइए जिससे कि आप उस धारा को अच्छे से लर्न कर सकेंगे। यहाँ लिखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 में A to J तक प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके सब क्लॉज में A to J तक प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर हिंदी में हम कहें तो क से न तक हैं। यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं हिंदी में, इसलिए इस परिभाषा को हम इंग्लिश के वर्ण में ही हम याद करेंगे। ओके, सेक्शन 2 को राइट कीजिए आप। ए, सबसे पहले है ए में बताया गया है प्रपोजल। इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगी, हिंदी में लिख रही हूँ। ए में है प्रपोजल, दैट मीन प्रस्ताव। बी में है प्रतिग्रहण। सी में है वचन दाता और वचन ग्रहीता। डी में है प्रतिफल। ई में है करार। एफ में है व्यतिकारी वचन। जी में है शून्य करार। एच में है संविदा। आई में है शून्य करणीय संविदा और जे में है शून्य संविदा। सबसे पहले जो डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हें टिक कर रही हूँ, आप भी कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, प्रतिग्रहण, प्रस्ताव। ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, आपने इस तरह से आप लिख लिया। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा था आपको हिंदी में याद करने में मुश्किल होती है, इसलिए हम इनको इंग्लिश टर्म से याद करेंगे। जैसे ए, सेक्शन 2 की क्लॉज ए में प्रपोजल है, कैसे याद करेंगे? प्रपोजल को इंग्लिश में स्टार्ट होता है पी से, तो हम करेंगे AP। AP मतलब ए में क्या है? प्रपोजल है। ओके, सेक्शन 2 के क्लॉज बी में प्रतिग्रहण है, उसे हम कैसे याद करेंगे? बी के क्लॉज बी में क्या है? ए है, हम BA करते ना, BA। बी में क्या है? एक्सेप्टेंस है। क्या है? बी में एक्सेप्टेंस। ओके, सेक्शन 2 के क्लॉज सी में वचनदाता वचन ग्रहीता। ओके, ये है। कैसे याद करेंगे कि सी में है ये? तो सी में क्या है? CP। सी की प्रोविजन में क्या है? P है, मतलब क्या है? प्रोमिजर है। ओके, प्रोमिजर और प्रोमिजी है तो CP। हमने क्या देखा? AP, BA, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम याद करेंगे तो निश्चित रूप से हमें
वो सब क्लोज आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद में है सेक्शन 2 का क्लॉज डी में प्रतिफल। तो डी को याद करने के लिए क्या होगा, डी फॉर, डी में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिफल को बोलते हैं कंसीडरेशन, DC, DC, डी फॉर डॉग भी होता है, लेकिन हम क्या याद करेंगे, DC, DC मतलब क्या है, सेक्शन 2 के क्लॉज डी में क्या है, कंसीडरेशन है, तो DC। ओके, अब ई में क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं करार को, एग्रीमेंट, तो क्या है, EA। अगर आप इन्हें 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, EA, ई में क्या है, A है, इसका मतलब क्या है, ई में क्या है, एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। F में है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो FR फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, F में है R, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। उसके बाद में है G में है वॉइड एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आप करेंगे G में क्या है, VA इसलिए क्योंकि नीचे कंफ्यूज करेगा आपको, G में क्या है, VA। उसके बाद में है संविदा, H में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, तो HC होता ना हाई कोर्ट, तो H में क्या है, C है, हाई कोर्ट है, वो कहाँ है, H में, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में I में क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है, VC है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VC है, कहाँ पे है, I में। उसके बाद में है J में है शून्य संविदा, मतलब कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे VC है, यहाँ भी VC है, तो याद रखिएगा शून्य करणीय संविदा जो है वो तो I में है और शून्य संविदा कहाँ है, वो J में है, तो थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा। हमने सेक्शन 2 में जो सब क्लोज है उनको देख लिया, उसमें क्या बताया गया है उन्हें देख लिया। अब देखिए सबसे बड़ा टास्क कि उसकी परिभाषा को हमें कैसे याद करना है। आप सभी के पास बेरेक्ट है, बुक है, उसमें परिभाषा लिखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखूँगी। मैं परिभाषा बोलती हूँ, आप उसे 2-3 बार सुनेंगे तो आपको वो याद हो जाएगी। मैं समझाती हूँ उस परिभाषा का मतलब क्या है। सबसे पहले सेक्शन 2 का क्लॉज A, उसमें बताया गया है प्रस्ताव, प्रपोजल। सो प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है, उसमें लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्ताव करता है, यह कहा जाता है। देखिए थोड़ी सी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है, आपको परेशानी होगी, लेकिन इस परिभाषा के आप टुकड़े कीजिए, क्योंकि प्रस्ताव, प्रतिफल, ये 2 डेफिनेशन हैं, थोड़ी बड़ी हैं, याद नहीं होती हैं, इसलिए आप इस परिभाषा के टुकड़े कीजिए। क्या है यहाँ पे, जब एक व्यक्ति, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है, एक से अधिक व्यक्ति नहीं होगा। एक व्यक्ति कोई भी बात, मतलब उसके मन में जो भी बात है उस बात को करने या करने से प्रवृत्त, मतलब कि उस काम को करने के लिए वो क्या है, इच्छुक है, कि अपनी रजामंदी, मतलब अपनी जो असेंट है, सहमति है, वो किसी थर्ड पर्सन को, किसी अन्य व्यक्ति को इसलिए देता है कि वह उस कार्य और जो उसकी इच्छा है ना, उसके प्रति क्या करेगा, अपनी उस व्यक्ति की क्या करेगा, अनुमति प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा मेरे पास 1 क्विंटल रुई है, ओके, तो मेरे पास क्या है, 1 क्विंटल रुई है। अब क्या है कि अब मैं थर्ड पर्सन, मतलब श्याम नाम के व्यक्ति से ये सोचती हूँ कि उसकी अनुमति प्राप्त करूँ कि वो मेरी 1 क्विंटल रुई को खरीद ले। तो इसलिए क्या करती हूँ मैं कि उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए क्या करती हूँ मैं
कि मैं उसको एक प्रपोजल करती हूँ। तो ये क्या है? प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव की परिभाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन अगर आप उसे 2-3 बार लर्न करेंगे, आप पेपर पे लिख के उसे याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो परिभाषा याद हो जाएगी। सेकंड है प्रतिग्रहण। इसे हम सहमति भी बोलते हैं, स्वीकृति भी बोलते हैं, या प्रतिग्रहण भी बोलते हैं। ओके, देखिए, जब एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति? ऊपर वाला व्यक्ति है, उसने क्या किया? प्रपोजल किया। तो अब सेकंड पर्सन क्या करेगा कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना, मतलब जिससे प्रपोजल किया गया है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। दैट मीन्स ऊपर वाले ने क्या किया? प्रस्ताव किया कि मेरे पास ये सामान है, तुम खरीदोगे। नीचे वाले ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट किया। कैसे किया? कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया है, कोई थर्ड पर्सन नहीं, कोई और नहीं, जिस व्यक्ति के पास प्रपोजल आया है वो ही करेगा। ऐसा नहीं कि कोई और कर देगा। जिस व्यक्ति के पास प्रपोजल आया है, यदि वह उस प्रपोजल के प्रति अपनी अनुमति दे देता है, तो क्या करेगा? वो प्रस्तावना क्या होगी? प्रतिग्रहित हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, वो है वचन। ये यहाँ हिडन है। हिडन मतलब कई बार पूछा जाता है कि वचन की परिभाषा कहाँ है, कौन से क्लॉज में है, तो आप बता नहीं पाओगे कि यहाँ पे है। वचन मतलब जब प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाती है, मतलब व्हेन प्रपोजल बी एक्सेप्टेड, जब प्रस्ताव जो है क्या हो जाएगा? स्वीकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो बच्चों? वचन बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉमिस। ओके, तो ये परिभाषा सिंपल सी है, आपको इजीली लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है सी में वचनदाता और वचन ग्रहीता। देखिए, परिभाषा को याद करने का सबसे इजी ट्रिक है, उन शब्दों को अपने ऊपर लीजिए। अपने ऊपर मतलब वचनदाता मतलब कि प्रोमिजर, प्रोमिजी। जैसे मैंने आपको प्रपोजल किया तो मैं कौन हूँ? वचनदाता। और आपको किया तो आप कौन हो? वचन ग्रहीता। वचनदाता मतलब कि जो व्यक्ति जो है प्रपोजल करता है उसे हम बोलते हैं क्या? वचनदाता। और जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया है उसे बोला जाता है वचन ग्रहीता। बहुत सिंपल सी है, एक बार में आपको आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है डी, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या है? आपने प्रपोजल किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले को क्या कहेंगे? वचनदाता, वचन ग्रहीता। लेकिन क्या होगा? उसके लिए कुछ पैसा तो चाहिए ना, फ्री में कौन काम करेगा? तो क्या है? प्रतिफल मतलब कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई पैसे के रूप में, किसी भी रूप में कोई कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। ये परिभाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे तो 2-3 बार तो आराम से याद हो जाएगी। जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने का या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। देखिए, परिभाषा ने आपको पूरा घुमा दिया कि हम इसे कैसे याद करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पूछी जाती है, क्या कोई थर्ड पर्सन प्रतिफल दे सकता है? मतलब प्रपोजल किया ए ने, किसको? बी को, कि मेरे पास ये सामान है, तुम खरीदोगे। बी ने कहा ठीक है मैं खरीद लूँगा। क्या सी जो 1 लाख रुपए है, जो भी तय हुआ है अमाउंट, क्या सी दे सकता है? तो सेक्शन 2 का क्लॉज डी बच्चों बता रहा है कि वो दे सकता है। क्यों? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वचनदाता कौन है? प्रोमिजर। वांछा मतलब उसकी इच्छा पर। वचन ग्रहीता ने क्या किया? कोई काम कर दिया, ठीक है, या फिर ये करने के लिए क्या है? वो तैयार है। तो अन्य व्यक्ति भी उसकी ओर से पेमेंट कर सकता है। यहीं पे एक टर्म यूज़ होती है, प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक प्रश्न है जो बनता है कि क्या संविदा के जो पक्षकार है उससे भिन्न व्यक्ति उस संविदा को इन्फोर्स करवा सकते हैं? तो वहाँ पे आंसर होगा नो। लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में क्या होता है?
कि संविदा से भिन्न पक्षकार जो है यदि प्रतिफल देते हैं तो वो क्या होगा, मान्य होगा। ओके, नेक्स्ट है करार। करार की परिभाषा बहुत सरल है, हर एक वचन और ऐसे वचन का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो। दैट मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, प्रस्ताव हो, वो क्या हो, प्लस स्वीकृति। ओके, क्या बन गया वो, वचन। कहाँ बना था, यहाँ पे। ओके, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, क्या बन गया, वचन। तो एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए हमें, पहले वचन। वचन के लिए क्या है कि वचन जो है उसमें क्या हो, प्लस प्रतिफल, तो क्या बन जाएगा वो, करार। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अनदर इज एन एग्रीमेंट। ओके, तो बहुत ही सरल परिभाषा है करार की, आप इसको याद करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यतिकारी वचन। इसमें इसकी परिभाषा है हर एक वचन और ऐसे वचन का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो। मतलब यहाँ पे क्या है, वचन होगा और वचन का क्या है, हर संवर्ग जो क्या हो, एक दूसरे के लिए क्या हो, कंसिडरेशन, मतलब प्रतिफल हो। हर एक वचन, वचन का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो, तो क्या होगा वो, व्यतिकारी वचन। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला है शून्य करार। शून्य करार की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो। देखिए, शून्य करार, संविदा और शून्य संविदा, इन तीनों की डेफिनेशन लगभग एक ही है। शून्य करार कहता है वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो। संविदा में क्या होता है, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। शून्य संविदा में क्या है, वह संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो। मतलब कि सिर्फ कहीं पे याद करना है न, और कहीं पे प्रवर्तनीय हो। तो शून्य करार की परिभाषा बहुत सिंपल है। संविदा की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम में इसका कॉन्ट्रैक्ट है। संविदा का मतलब क्या है, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संविदा। मतलब संविदा के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, हमें प्रस्ताव चाहिए। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। फिर वो क्या बन गया, वचन। वचन के साथ में क्या होना चाहिए, प्रतिफल। ये सब होंगे तो क्या बन जाएगा, करार। और करार क्या होगा, एन इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बनेगा वो, संविदा। नेक्स्ट है शून्य करणीय संविदा। शून्य करणीय संविदा से तात्पर्य है वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं। मतलब क्या है कि इसमें एक पक्षकार के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकता है, चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है। तो इसकी परिभाषा जो है थोड़ी सी कठिन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे प्रश्न में बनता है। शून्यकरणीय संविदा से तात्पर्य है वह करार जो पक्षकार में से एक या अधिक के विकल्प पर तो क्या हो, एनफोर्सेबल लॉ हो, किंतु अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे हम बच्चों, शून्यकरणीय संविदा। लास्ट है शून्य संविदा। शून्य संविदा बहुत सिंपल सा है, वह संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती उसे हम बोलते हैं शून्य संविदा। ओके, तो अब इस वीडियो में हमने सेक्शन 2 को के बारे में जाना। सेक्शन 2 में जो प्रोविज़न है A to Z उन सबको हमने देखा। परिभाषा बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहला काम करना है, आपको इसके A में क्या है, B में क्या है, इसको याद करना। दूसरा काम आपको है कि इसकी परिभाषाओं को एज इट इज़ याद करना, क्योंकि हो सकता है LLB में आप उसे सही तरह से नहीं लिखो, लेकिन जैसे ही आप LLB ख़त्म करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठोगे, वहाँ पे मेंस में 3 नंबर की परिभाषाओं पे प्रश्न आता है। वहाँ पे यदि कोई परिभाषा आपसे पूछ ली गई तो आपको लगेगा काश मैंने ये परिभाषा पहले ही याद कर ली होती। तो जो चीज़ आपको बाद में याद करनी है तो अच्छा है कि आप उसे पहले ही याद कर ले, ताकि आपका जो बर्डन है थोड़ा कम हो जाएगा।
तो बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन आप मन में सोचिए कि मुझे इसको याद करना है एंड आई कैन डू इट। तो आपको डेफिनेटली ये सेक्शन आराम से लर्न हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया विषय लेके आएंगे जिस पे चर्चा करेंगे। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।